इस फिल्म में हम देखेंगे कि इंसान किस हद तक निर्दयी हो सकता है। कहानी दरअसल एक झील की है जो कुदरत की बनाई झील नहीं है, बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। इस झील के नीचे पहले एक गांव हुआ करता था, लेकिन फिर किसी ने जबरदस्ती यहाँ झील बना दी। अब कहा जाता है कि उस गांव की निशानियां आज भी इस झील के नीचे मौजूद है। और ये एक भयानक बात है, जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं उनकी भी अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ और इन सब के पीछे क्या है, तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत झील दिखाई जाती है, जहाँ एक टूरिस्ट ग्रुप नाव पर सैर पर जाता है। अब एक लड़का अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लाइब्रेरी से इस झील का पुराना नक्शा मिला है, जिससे मुझे पता चला है कि इस झील के नीचे एक गांव था। झील बनने से पहले लोग वहां रहते थे और आज भी उसके गांव के घर, उनकी चीजें और बहुत सी झील के नीचे हो सकता है। लेकिन उसका दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो कहता है, मैं अंदर कूद कर देखूंगा, अगर तुम भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। इस पर उसका दोस्त भी मान जाता है, लेकिन तभी एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दरअसल उस लड़के की बहन है और इसका नाम फिन है। इस पर फिन का भाई उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें आना है तो दूसरी तरफ कूद जाओ। मैं अपने दोस्त को प्रभावित करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी योजना को नष्ट कर रही हो। इस पर फिन कहती है, मुझे तुम्हारी प्लान तुम्हारे प्रभावित करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने जो डूबे हुए गांव की कहानी बताई वह बहुत ही दिलचस्प है। मैं भी उस डूबे हुए गांव को देखना चाहती हूँ। यह सुनकर उसका भाई भी राजी हो जाता है और दोनों ही झील में कूद जाते हैं। वहां ज्यादा गहराई नहीं है, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे तैरने लगे। वे खुद को ढूंढने लगे कि शायद वहां कुछ मिल जाए। जब उन्हें सांस लेने की जरूरत होती तो वे ऊपर आते, सांस लेते हैं और फिर पानी में डूब जाते। एक जगह उन्हें एक साइकिल मिलती है। फिन के भाई को एक साइन बोर्ड भी मिला, जिसे देखकर अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ वाकई कोई गांव था। फिन का भाई खुशी खुशी बोर्ड उठाता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़ता है और उसे नीचे खींच लेता है। अब उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता है तो फिन तुरंत ऊपर आती है और नाव पर अपने दोस्तों की मदद करती है। लेकिन जब वो फिर से नीचे जाता है तो जैक की जान जा चुकी थी। इससे फिन को काफी हैरानी होती है कि आखिर हुआ क्या। वो भी दुखी होता है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को नीचे खींच लेता है। इसके बाद हम 4 महीने का नजारा देखते हैं। फिन को मेंटल हॉस्पिटल में घर ले लाया जाता है। दरअसल फिन ने देखा कि एक हाथ उसके भाई को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, न ही उसकी मम्मी न ही उसके पापा। अब सभी को लगता है फिन गहरे सदमे में है और इसलिए वे ऐसी बातें कर रही है। इसलिए उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब उसे वापस घर लाया जाता है। फिन के पिता एक बड़ी लो फ्रेम चलाते हैं, यानी कानून से चलने वाली लो फ्रेम। इसलिए वे हमेशा अपने आप का रोबार में व्यस्त रहते हैं। दोनों अपने बेटे की मौत से काफी दुखी होते हैं, लेकिन वे इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। फिर वह बहुत दुखी है। वे अपने भाई की तस्वीरें देखती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या वह भी फिन के अंतिम संस्कार में गई थी, उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उसे दफनाया आदि। ये सब माँ जवाब देती है कि असल में तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली थी, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजों को एक बक्से में रखा और उसका अंतिम संस्कार किया। वो चीजें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, जैसे उसके निबंध जो उसने बचपन में लिखे थे, उसके कार्ड, जूते। अब फिर से माँ से कहती है, माँ मैंने देखा है कि एक हाथ उसके भाई को खींच रहा था और उसे अपने साथ ले गया। लेकिन माँ कहती है, मेरे प्यारे मेरे बेटे, तुम थक गए हो, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में उसकी माँ अभी भी फिन की बात पर विश्वास नहीं करती। अब जब माँ नहाने गई तो टब से एक हाथ बाहर आया, जिसने माँ का हाथ पकड़ रखा था। उनकी माँ उसके पिता से कहती है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, नहीं तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे। वैसे भी दुखी होने का मतलब नहीं है, बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि वे वापस नहीं आएगा और हमें अपनी बेटी फिन के लिए खुश रहना सीखना चाहिए। रात को फिन को उसी दिन की घटना का सपना आया जब उसका भाई डूब रहा था। माँ ने भी पानी गिरने की आवाज सुनी। जब वे उठकर टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, नल बंद होता है। फिर वो किचन में गई तो देखा कि वहाँ नल खुला हुआ था। माँ नल को बंद करती है, वो बार बार खुल जाता है, पता नहीं कैसे, उसे समझ नहीं आता। अचानक स्विमिंग पूल से आवाज आती है। माँ जाती है और देखती है कि पुल का पानी लीक हो रहा है।
माँ उसे बंद करती है पर पानी फिर से लीक होने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है, माँ मुझे बचा लो। माँ पलट कर देखती है कि उसका बेटा बुरी हालत में था, वो सड़ चुका था। वो चिल्लाता है और कहता है, माँ प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है और अगली सुबह माँ अपने पिता के से सारी बातें बताती है, मेरे साथ क्या हो रहा है। पर वो कहते हैं तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, कोई बात नहीं। पर माँ उसे समझाती है कि सपने तब आते हैं जब इंसान सोता है, पर मैं तो जाग रही थी, मैं पूरी तरह से होश में थी। हमें किसी तरह अपने बेटे की बॉडी ढूंढनी चाहिए, उसका अंतिम संस्कार भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा बेटा चिल्ला रहा था, तुम्हें पता है माँ मुझे बचा लो, पर तुम समझते क्यों नहीं हो। पापा कहते हैं हमने पुलिस के साथ पूरे हफ्ते जेल में तलाश की पर हमें उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि तुम्हें भी फिन जैसी मानसिक समस्या जो भी हो, तुम खोजने के लिए जेल पर मत जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। अब फिन माँ से कहती है हमें भाई की बॉडी के लिए जेल पर जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं तुम्हारे भाई के शरीर को खोजने में मदद करूंगी, कृपया मान जाओ। माँ पहले तो मना कर देती है, फिर कहती है अब तुम ठीक हुए हो, अगर तुम वापस उस जेल पर गए तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। लेकिन फिर वो कहती है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हर रात अपने भाई के सपने आते हैं। जब तक मैं उसका डेड बॉडी नहीं ढूंढ लेती, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर लेती, न तो मैं ठीक हो सकती हूँ और न ही कोई स्थिति है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मेरी बात सुनो। मुझे उस जगह के बारे में पता है जब मेरा भाई डूबा था, मुझे उम्मीद है कि उसका शव वहां से मिल जाएगा। इस पर माँ आखिरकार मान जाती है और दोनों झील की तरफ चल पड़ते हैं। वो जगह भी उनका घर था। वहां पहुंचकर माँ को वो पल याद आते हैं जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए थे। वो दोनों नाव में बैठकर झील के उसी हिस्से में जाते हैं जहां से दोनों भाइयों ने छलांग लगाई थी। अफीम की मोम पानी के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद ऊपर आती है और सांस लेती रहती है। फिर वो थोड़ी देर उस जगह पर तैरती है जहाँ फिन ने कहा था, लेकिन मोम को यहाँ कुछ नहीं मिला। मोम ऊपर आती है और कहती है बेटा यहाँ तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर है। फिन जवाब देती है हाँ मोम, लेकिन तुम थोड़ा आगे जाओ, वहाँ एक साइकिल होगी, तुम्हें उसके आगे थोड़ा और तैरना होगा। फिर वो वापस नीचे जाती है, उन्हें साइकिल दिखती है जिससे साबित होता है कि वे सही जगह पर है। मोम तैरकर आगे बढ़ती है और देखती है कि पानी के नीचे एक पत्थर से बना बोर्ड है जिस पर 3 लोगों की लाशें बंधी हुई है। सभी लाशें अजीब हालत में है जिससे पता चलता है कि उन्हें कई साल पहले यहाँ बांधा गया है। बीच में लाश के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी। माँ उस जंजीर को खींचती और वापस ऊपर आने की कोशिश करती, लेकिन अचानक उसका एक पैर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने बेटे की तरह ही माँ के पैर भी खींचने लगते हैं। माँ डर के मारे रस्सी खींचती है जिससे फिर समझ जाती है कि माँ मुश्किल में है। वे एक मजबूत रस्सी खींचती है जिससे वे माँ का हाथ नहीं छोड़ती और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके साथ ही उसके बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है। माँ बहुत हैरान होती है, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था और इतने देर तक पानी में रहने की वजह से डूब रहा था। माँ दर्द में डूब गई, लेकिन थोड़ी शांति थी कि उसका बेटा आखिरकार मिल गया। अब पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुलिस अधिकारी हैरान था। वह फिन की माँ से कहता है कि हमने पूरे सप्ताह खोजा और आपको एक दिन में अपने बेटे की लाश मिल गई। माँ कहती है मैंने एक और अजीब चीज देखी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने झील के नीचे पत्थर के ब्लॉक से बंधी लाशें देखी। एक लाश के चारों ओर जंजीर थी जिसे उसने शरीफ को दे दिया। शरीफ कहता है कि ये जंजीर एक पुराने परिवार की है। दरअसल झील के स्थान पर एक गांव हुआ करता था। हो सकता है ये चेन उन्हीं में से किसी की हो। इस चेन पर जिस परिवार का नाम लिखा है उसी परिवार की एक बूढ़ी औरत यहाँ से कुछ दूरी पर रहती है। तुम उसके पास जाओ, हो सकता है वो औरत तुम्हें कुछ जानकारी दे दे। वैसे मैंने भी सुना है ये एक शापित झील है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस हद तक सच है। अब इन बातों के बाद मम्मी उस झील पर और जाने का फैसला करती है, इसलिए वो अपने पति को बुलाती है और उस झील पर जाने का फैसला करती है। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन जब मॉम कहती है हमारे बेटे की लाश मिल गई तो पापा भी शांत हो जाते हैं।
अब उसकी माँ बूढ़ी औरत से मिलने जाती है और उसे ये सब कुछ बताती है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये सब बेवकूफ़ है, इसलिए डूब जाते, उन्हें गहरी जगहों पर तैरना नहीं आता, वो बस रोमांस के लिए कूद पड़ते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तब फिन कहती है ऐसा नहीं है, मेरा भाई बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत अच्छा तैराक था और मैं भी उसके साथ गई थी। जब हम नीचे उतरे तो मैंने देखा कि एक हाथ उसका पैर खींच रहा था, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मैंने वहाँ 3 लाशें देखी जो एक पत्थर के ब्लॉक से बंधी हुई थी। अब माँ बूढ़ी औरत को वो जंजीर दिखाती है जो उसने लाश के गले से निकाली थी। बूढ़ी औरत जंजीर देखकर समझ जाती है और कहती है कि ये जंजीर मेरे दादाजी की थी। वह आदमी उस बूढ़ी औरत का दादा था। वे कहती है कि मैं उसी गांव में रहते हैं जिस पर ये झील बनी है। मुझे याद है कि मेरा पूरा परिवार वहां खुश था, लेकिन फिर एक बड़ा व्यापारी जो बहुत अमीर था वहां आया और एक बांध बनाना चाहता था। ये बांध बनाना चाहता था, पानी इकट्ठा करना चाहता था और ये झील बनाना चाहता था। लोग कहते थे अगर ये बांध बन गया तो उसे बहुत पैसा और शोहरत मिलेगी, इसलिए उसने गांव वालों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। जब लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे अपना गांव छोड़कर जाने लगे। हमारा घर, जमीन, बुजुर्गों की कब्रें, सब कुछ वहां था, लेकिन उस आदमी को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह हमें वहां से जाने के लिए मजबूर कर रहा था। जो लोग उसके खिलाफ विद्रोह करते थे वे उन्हें मार डालता था और मेरे दादाजी भी इसके खिलाफ खड़े थे। एक दिन वह और उसके 2 साथी अचानक गायब हो गए। आज आपकी बातचीत सुनने के बाद मुझे पता चला कि उस पत्थर के ब्लॉक से बांध दिया गया था और धीरे धीरे पानी छोड़कर ये झील बना दी जिसमें वे तीनों मर गए। पत्थर बाहर था, इसलिए बेचारा तैरकर बाहर भी नहीं आ सका। अब बूढ़ी औरत कहती है कि आज भी हम इस बांध को बंद करने के लिए सिग्नेचर इकट्ठा कर रहे हैं और ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उस अमीर आदमी का परिवार इतना शक्तिशाली है कि हमारे केस पर पानी फेर देता है। अगर बांध नहीं रहेगा तो झील भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर झील सूख गई तो उस अमीर आदमी की सारी गलतियां सबके सामने आ जाएगी कि वो कितना बुरा और क्रूर इंसान था। सबको पता चल जाएगा कि पत्थर के ब्लॉक को हटाकर कितने सारे लोग बनाए गए हैं, इसलिए उसका परिवार नहीं चाहता कि जेल सूख जाए और सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक बहुत बड़ी लॉ फ्रेम हमारा केस लड़ती है, हम चाहकर भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब जब वो लॉ फ्रेम का नाम बताती है तो फिन और उसकी माँ दोनों हैरान और चिंतित हो जाती, क्योंकि वो लॉ फ्रेम फिन के डैड की थी। जिसके बाद वो दोनों अपने झील के पास वाले घर में आ जाते हैं। तभी फिन के डैड भी वहां आते हैं और कहते हैं तुम दोनों कहाँ थे, मैंने तुम दोनों को इतना ढूंढा। वैसे तुम दोनों कितने कंफ्यूज और परेशान लग रहे हो, क्या बात है। फिन की माँ ने सीधे कहा कि तुम्हारी लॉ फ्रेम इस बांध का समर्थन क्यों कर रही है, तुम उस बांध को बंद करने के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो। फिन के डैड कहते हैं मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो झील सूख जाए, वो झील बहुत जरूरी है। माँ गुस्से में कहती है झील की क्या जरूरत है, वो झील। पापा कहते हैं देखो बात को समझो, वो झील इसलिए बनाई गई ताकि शहर में बाढ़ न आए और जब हद से ज्यादा बारिश होगी तो सारा पानी झील में बह जाएगा और शहर में बाढ़ नहीं आएगा। साथ ही ये लोग भी वहां घूमने आते हैं, सबको वो झील बहुत सुंदर लगती है। ये सब सुनकर मम्मी बस यही कहती है कि ये सब बहाने हैं, तुम अब अपना केस वापस ले लो। तुम जो केस लड़ रहे हो उसके खिलाफ तुम्हें इस बांध को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब बांध ही नहीं रहेगा तो झील भी खत्म हो जाएगी। अब फिन के डैड कहते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब इस झील की वजह से। अब पहले तो माँ को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक व्यापारी है, वो अमीर आदमी है, तो उसे आश्चर्य होता है। इस झील को बनाने वाला फिन के पापा का दादा था। ये सुनकर माँ को सब समझ आ गया और जब उसे समझ में आता है कि हमारे बेटे की मौत क्यों हुई, यानी उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उन आत्माओं का बदला था जो इतने सालों से बदले की आग में जल रही थी। अम्मा रोती है और अपने पति से कहती है तुम्हारे दादा के पापों की सजा मेरे बेटे को मिली, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। तुम्हारे दादा से बदला नहीं ले पाई तो उनकी पीढ़ी से ले लिया, यानी उनके परपोते से। लेकिन डैड और मॉम की बातों को समझने की बजाय वो गुस्सा हो जाते हैं। मॉम कहती है तुम्हारे परिवार के पापों की वजह से वो आत्माएं अब इस जेल में कैद है, जिसकी वजह से वो जेल श्रापित हो गई है। ये आत्माएं पर्यटकों से बदला लेकर उन्हें डुबोकर मार रही है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है और फिन को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक लाइट चली जाती है। पापा झील को बुलाने जाते हैं।
अब वो जब झील के पास जाते हैं तो झील से आत्माएं निकल रही थी और अपने घर की तरफ बढ़ रही होती। माँ और फिन ये सब देखकर डर जाती है। पापा भी समझ जाते हैं कि हे भगवान, इसका मतलब है कि दोनों सच बोल रहे हैं, और वो भी बहुत डर गए। आत्माओं ने घर के चारों तरफ से घेर लिया था। फिन के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आत्माएं फिन और उसकी माँ से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अपने पापा को उठाकर झील की तरफ ले जाने लगती है। फिन और माँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आत्माएं डैड को झील में ले जाती है और उन्हें डुबो देती है और उनकी जान चली जाती। यानी आज उनका एक और बदला पूरा हो गया। फिन रोती है, अब हम क्या करें? उसकी माँ कहती है, हमें अब ये पाप धोने होंगे, क्योंकि जाने अनजाने में हम इस क्रूर परिवार से जुड़े हुए हैं। ये केस कोर्ट में ले जाना होगा, हमें उन गांव वालों की आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। फिन कहती है, लेकिन माँ, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितने भी सिग्नेचर इकट्ठे कर ले, हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। गवर्नमेंट इस बांध को कभी बंद नहीं करेगी और यह रहस्य एक रहस्य ही रहेगा। हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तब माँ कहती है, दरअसल बांध में पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बारिश कमजोर होती जा रही है। बहुत ही जल्द ये झील पूरी तरह से सूख जाएगी। उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, उनसे जीने का अधिकार छीन लिया गया, सिर्फ एक व्यापारी की ताकत बढ़ाने के लिए। उनकी लाशें, उनके घर, सब कुछ इस सच्चाई का सबूत है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर पाएगा। उन्हें न्याय मिलेगा और ये अभिशाप खत्म हो जाएगा और उनके आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिलेगी। और अब इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है।